हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं बोर्ड का संजीव डेस्क वर्क का एक और प्रैक्टिस पेपर सोल्व करवाने वाले हैं, जो कि अगर आपने पूरा से पूरा देख लिया तो 30 मार्च को होने वाली परीक्षा में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसमें जो RSCRT ने जिस पैटर्न पर मॉडल पेपर जारी किया था, ये उसका मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा जो उसमें कवर नहीं हो पाए, ताकि आपकी पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें हम जो सोल्व करने वाले हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें आपका देख सकते हैं आप, ये भी 2.5 घंटे के पैटर्न पे एक मॉडल पेपर बनाया हुआ है, जिसमें पूर्णांक 80 अंक है। अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो टॉपिक उसमें कवर नहीं हुए मॉडल पेपर में, वो यहाँ आपके कवर हो जाएंगे और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हो जाएंगे। पहला प्रश्न जो बहुविकल्पी है 1 से 8 तक प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है ना। तो योज्य तत्समक एक ही फिक्स है बच्चों, और योज्य तत्समक यानी कि किसी भी संख्या में इस योज्य तत्समक को जोड़ने पर वही आए, तो ये है 0। तो योज्य तत्समक याद रख लीजिएगा आप। और ऐसे ही गुणन तत्समक अगर आपको पूछे तो मैं यही नोट करवा देता हूँ, परीक्षा में मान लो गुणन तत्समक आ जाए तो वो होगा 1, योज्य तत्समक 0, गुणन तत्समक 1। सोल्व करते हैं अगला प्रश्न। 3/x बराबर -3 हो तो x का मान है। इसको हम एक पेपर पे हल करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3/x बराबर -3, तो x का मान पूछा उसने, पक्षांतरण कर देते हैं। तो 3/-3 बराबर x, 3 से 3 कैंसल, तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर -1। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लें आप। एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व BD एक दूसरे के लंबवत हों तो ABCD है 1। अभी एक चतुर्भुज बनाते हैं हम। देखो ये कोई चतुर्भुज है, मैं यहाँ पे वर्गाकार ही बना देता हूँ, लेकिन जिसमें ये विकर्ण है, ये नाम दे देता हूँ मैं ABCD। तो विकर्ण AC और BD परस्पर लंबवत है, तो ये होगा समचतुर्भुज। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ग भी उत्तर दिया हुआ है, लेकिन आपने एक थ्योरम सुनी होगी, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो लंब है, इसका मतलब आपका पहला आंसर समचतुर्भुज, और वर्ग एक प्रकार का विशेष समचतुर्भुज है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये गुणधर्म भी याद रखना बच्चों, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अगला प्रश्न, 100 का वर्गमूल। सीधे सीधे आपको 1 से 20 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, है ना। तो चौथा प्रश्न है ये, 100 का वर्गमूल इक्वल टू √100 = 10 × 10, वैसे भी याद होगा 10। तो राइट आंसर लगा लीजिए। इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यानी कि वर्गमूल आपको याद करके जाना ही है। 1331 के घनमूल में इकाई का अंक होगा। तो फिर संख्या और घन के इकाई अंकों में संबंध का आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसका घन का इकाई अंक 1 ही होगा। 1 का 1 से संबंध है, 9 का 9 से, और 4, 5, 6 का 4, 5, 6 से ही होगा, है ना। जैसे कि आप देखिए 4 का वर्ग 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। लेकिन 2 का अगर संख्या का इकाई अंक 2 है तो घन का इकाई अंक 8, और 8 अगर संख्या का इकाई अंक है तो घन का इकाई अंक 2 होगा। तो ये आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, थोड़ा ब्लर है तो इसको आप सही से नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है हमको कि 1321 के घनमूल में, तो इसको देखो आप, यानी कि घन का इकाई अंक क्या हो रहा है, 1, तो संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो राइट आंसर द हो जाएगा। अगला, P बराबर मूलधन, R बराबर ब्याज की दर तथा N बराबर समय होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा सा सूत्र पूछा है। देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा, P × 1 + R/100 की पावर N है। 2N कब होती है, ब्याज यहाँ क्या संयोजित है, वार्षिक। 2N कब होता है, जब अर्धवार्षिक संयोजित हो। ध्यान दीजिएगा, कभी अगर प्रश्न में ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित आ जाए तो समय दुगुना और दर को आधा भी करना होगा। जैसे यहाँ R है, इसकी बजाय यहाँ क्या लिखना होता, R/2, लेकिन हमारे यहाँ सीधा सूत्र पूछा है, तो P × 1 + R/100 की पावर N, इसमें प्लस दिया इसलिए ये उत्तर नहीं हुआ। और ये किसका सूत्र है, सरल ब्याज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5a + 2b में से 2a + 5b घटाना है, तो क्या आंसर होगा, लेट्स ट्राई इट। हाँ, 5a + 2b में से घटाना है, 5a + 2b में से घटाना है 2a + 3b, 2a + 3b। तो घटाने का ये तरीका भी हो सकता है। तो ये कितना बच गया, 5 में से 2 गए 3, सेम टाइप्स घटते हैं। और 2b में से 3b गए तो 1b बच गया, 3a - b इसका आंसर हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स। बात करते हैं अगले प्रश्न की। -2 की पावर m + 1 ×
-2⁴ इज इक्वल टू -2⁶ हो तो m का मान देखिए आप, सवाल भी आपके स्क्रीन पर है। -2m+1 इंटू -2⁴ इज इक्वल टू 2 क्या दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आधार सभी का समान है। तो घाते पहले तो इधर अपन एक क्या लगाएंगे कि आधार समान है तो घाते जोड़ देंगे, -2m+1 + 4 इज इक्वल टू -2⁶। फिर वापस वही बात, तो यहाँ से आ जाएगा m+1 + 4 बराबर 6, तो m+5 बराबर 6, तो m बराबर 6 - 5 इज इक्वल टू 1। m का मान आ गया है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कोष्टक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है ना। यानी कि गणित में एक कोष्टक सब कुछ मान बदल सकता है, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक नियम बताता हूँ कि दो संख्याओं a और b को पहले गुणा करो और उसके बाद में c का गुणा करो, या पहले b और c का गुणा कर दें और बाद में a का गुणा करें, तो इसको बोलते हैं गुणन साहचर्यता। क्या बोलते हैं, गुणन साहचर्यता का नियम। बस यही आंसर हुआ इसका। तो यहाँ क्या लिखना है अपन को, ये जो मैंने लिखा है गुणन साहचर्यता का नियम, इसमें नोट करना है ये समीकरण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। समीकरण 5t - 3, 10वां प्रश्न है। समीकरण 5t - 3 बराबर 3t - 5 को हल करो। तो 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो पक्षांतरण कर दो सबसे पहले, बीजी व्यंजक एक तरफ, पक्षांतरण करने पर तो क्या हो जाएगा 5t - 3t बराबर -5 + 3। तो ये कितने हैं, 5t में से 3t गए, या मतलब अपने t कॉमन लिया, तो 5 - 3t इज इक्वल टू इधर से -5 में से 3 में 3 जोड़े, इन दोनों को जोड़ा तो -2 बच गई। इतनी गणित आप जानते हो, मैंने क्लासरूम में बताया है कि दो संख्याओं को एक प्लस की और एक माइनस की हो तो घटाना होता है, और अंतर करने के बाद में चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगा दो। तो यहाँ 5 में से 3 घटा दो 2, और चिन्ह बड़ी संख्या पे क्या है माइनस, तो लगा दो। थोड़ा नियम विरुद्ध है लेकिन याद रख सकते हैं। तो t बराबर बन गया, ये बना 2t इज इक्वल टू -t, तो t बराबर -2/2 इज इक्वल टू 1 -1। तो आंसर बस ऐसा कैसा अपन को सोल्व करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक। तो वापस वही बात है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वर्गों के और घन के इकाई के अंकों को याद रखने का। याद रखो, संख्या का इकाई अंक 1, तो वर्ग घन का इकाई अंक 1। इसे किस किस का सेम रहता है, 1 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का सेम रहते हैं, मूल संख्या का और घन का इकाई अंक। बाकी बचेगा इंटरचेंज, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ऑल आर कवर, 0 का 0, ये भी सेम में आ रहा है। बस अब आप आराम से कर सकते हो, ये आपकी स्क्रीन पर यहीं रखते हैं और आप बताओ 77। तो घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, पहले मैं घन का इकाई अंक क्या होगा लिखवा देता हूँ मैं। 7 का क्या बताओगे 3, है ना। बस इतना सही तो लिखना है, कैलकुलेशन करनी होती तो बात अलग थी। अब ये कितनी बड़ी संख्या है, 5022 के घन का इकाई अंक, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है बच्चों। इसका इकाई अंक क्या है 2, तो 2 के घन का इकाई अंक 8, ये उत्तर हो गया। इजी वे में नंबर कमा सकते हो आप। क्या सवाल है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 मीटर बटा 10 किलोमीटर, ये अनुपात ज्ञात करना है ना। अनुपात बराबर, अब 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों को सेम में लेना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 × 1 किलोमीटर, और आपको बता रखा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 मीटर बटा 10 × 1000 मीटर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये बनेगा 2/2 गुना हो जाएगा 5/, ये क्या बनेगा 5/2000। मीटर से मीटर भी कैंसिल है, तो अब इसको भी अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 1/400, यानी कि अभिष्ट उत्तर क्या हो गया 1:400, राइट। ये इसको काटा है मैंने, है ना, 5 की टेबल से। नेक्स्ट 9 से 12। अब अपन 13वें प्रश्न की बात कर। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त कथन पर राइट का चिन्ह अंकित करो, मतलब या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, 2 × 4 का स्क्वायर का सरल रूप 2² / 4², लेट्स सॉल्व इट, है ना। 2 × 4 का स्क्वायर इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 2² × 4 का स्क्वायर। कैसे कि a × b की पावर m है, तो वो a की पावर m × b की पावर m हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या ये पूछ रहा है कि a × b की पावर m है, तो क्या वो a की पावर m बटा b की पावर m है, नहीं, है ना। तो ये कथन असत्य हो गया, टिक कर देंगे असत्य के ऊपर। पेपर में ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल पास पास है, आपका टिक इधर से उधर नहीं हो जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है।
4⁹ इंटू 4⁻³ का घातांक रूप, तो 4/12 है, 4⁻12 है क्या, तो लेट्स चेक इट। आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, मैं LHS की बात कर रहा हूँ। 9 + 3 = 4⁻12, तो राइट है ये, तो यहाँ आप सत्य पे टिक कर दीजिए। अगला वाला 3⁵ है ना, तीसरा 3⁵ इंटू 3⁵3 ब्रैकेट में है। बच्चों बोर्ड मास नियम अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं हम 3⁵5 + 3, क्यों लिया, क्योंकि a की घाते क्यों जुड़ी, जरा देखिए, a⁻m इंटू a⁻n है, तो आधार समान है तो घातें जोड़ लेनी है, ठीक है। तो और इधर भागित का चिन्ह है ही है, 3⁻14, पहले घाते जोड़ लो, 3⁵8 भागित 3⁻14 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3⁵8 बटा 3⁻14 इज इक्वल टू 3⁵8 - 14, क्यों, a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n, तो ये बना 3⁻−6, तो -6 तो इसको लिख सकते हैं, जब पावर माइनस में होती है तो उसको अपॉन में लिखते हैं, नियम कहाँ है यहाँ बता रहा हूँ मैं। a की पावर माइनस में है तो उसको अपन लिखेंगे 1/a⁻m, तो ये पूरे स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लें, है ना, ये पिछला सवाल था। तो क्या ये आंसर अपना सही हुआ, उसने यही तो कहा है, दिए गए पद को 1/3⁶ आ गया है, तो ये भी सत्य हुआ। 2⁻⁻4 का गुणनात्मक प्रतिलोम 42 है, सरासर गलत है। 2⁻⁻4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए गुणन प्रतिलोम होगा, पावर माइनस में है तो पावर प्लस में हो जाएगी, प्लस की पावर माइनस में, माइनस की पावर प्लस में, ये गुणन प्रतिलोम होते हैं। 42 गलत है तो असत्य कथन, ध्यान दीजिएगा, प्लस की पावर है तो गुणन प्रतिलोम में माइनस की पावर हो जाएगी, और माइनस की क्यों, क्योंकि 2⁻⁻4 बराबर क्या होता है, 1/2⁴, तो इसका गुणन प्रतिलोम 2⁴ ही तो होगा। 14वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को इसको ऐसे 4 भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो एक चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा वर्ग बनाता हूँ। देखो बच्चों, ये हैं पास के बिंदु A B C D, ये तो पास के और ये सामने के बिंदु, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे विकर्ण, क्या कहलाते हैं, विकर्ण, आमने सामने के बिंदु विकर्ण, और पास के बिंदु को रेखा जो मिलाती है उसे कहते हैं भुजा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, नोट करना है आपको यहाँ बराबर, इसमें विकर्ण नोट करेंगे, इसमें चतुर्भुज। वर्ग में चारों कोणों की नाप क्या होती है, चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो आप यहाँ नोट कर सकते हो 90 डिग्री, क्रमशः बोला है इसलिए एक एक भुजा का बोला है, एक एक कोण का 90 डिग्री, इस तरह से नोट करेंगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिलान वाला प्रश्न आ गया है, इसमें क्या करना है, खंड अ का खंड ब से मिलान करना है। तो खंड अ में आप देख रहे हो 2 व्यंजक दे रखे हैं, और खंड ब में क्या दे रखा है, इनका गुणनफल, इससे पता यहाँ देखना हमको क्या दिया, अब यहाँ गुणनफल दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनका इनसे गुणनफल करके देखेंगे। सबसे पहले ए वाला करता हूँ मैं, क्या कह रहा है ये वाला, a इंटू बी प्लस सी प्लस डी, ध्यान दे दीजिएगा, स्पेसिफिक सवाल पे ध्यान नहीं देके पैटर्न पे देखो, कोष्टक के अंदर एक पूरा पद है, पूरे व्यंजक से गुणा है, और ये अकेला है तो इसका सबसे गुणा होगा एक एक से, और जुड़ते जाएंगे, इसको बोलते हैं गुणन का बंटन, है ना, गुणनफल का बंटन। तो सबसे बंटना है a क्रॉस b, a इंटू सी प्लस a इंटू डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट इसी से मिल गया, आप यहाँ नोट कर लेना A21, ठीक है ना, व्यंजक भी लिख सकते हैं अपन, अभी जल्दी से अपन करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। दूसरा सवाल स्क्रीन से बाहर, x + y - 5 और 5xy का गुणा करना, किसका, x + y - 5 का गुणा करना है 5xy से, तो क्या आता है, देखिए वापस वही बंटन नियम सभी से कर देता हूँ, तो x इंटू 5xy प्लस का चिन्ह लगेगा, y इंटू 5xy माइनस 5 इंटू 5xy, सबसे हो रहा है, अब देख लेते हैं, यहाँ 5 रह जाएगा, x इंटू x स्क्वायर, y इधर 5x नहीं और y स्क्वायर, और इधर -25xy, कर तो दिया, आप चेकआउट कर लेते हैं, क्या ये इससे मिल रहा है, बिल्कुल, तो b से मिला थर्ड, और a से कौन मिला फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अगर आपको ऐसा दिया होता है तो, b से थर्ड। c वाला के कुछ सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है c वाला, p और 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए c वाला p इंटू
6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन करो तो मैं जल्दी कर देता हूँ। ये हुआ 6p क्यूब माइनस pp स्क्वायर हो गया प्लस 5p। कहाँ दिख रहा है ये पद? थर्ड वाले में। तो ये किससे जुड़ेगा? सेकंड वाले में, है ना। तो c से सेकंड, तो ऑब्वियसली d2 4 हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चेकआउट कर लेते हैं। d वाला चेक करो क्या है? 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कुल मिला के बंटन गुणधर्म की प्रैक्टिस हो रही है। तो पी और घाते देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। देखो जो जिनका आधार समान है उनको जोड़ दो घातों को। तो 4p की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू की पावर 4। बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रायिकता पे आधारित सवाल है 16वां, 4 नंबर का, A1 + 1 + 1। देखिए कैसे होता है। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में डाल दिए। कुल मिला के एक बक्से में 1 से 10 तक लिखे हुए हैं, है ना। अब बक्से के अंदर से एक पर्ची निकालनी है, ठीक है। तो बक्से के अंदर टोटल पर्चियाँ कितनी है? एक बॉक्स है, उसमें कहाँ तक संख्या लिखी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कुल पर्चियाँ कितनी है? 10। तो ये घटना की अनुकूल स्थितियाँ हो गई ना। मतलब अपन बॉक्स में से पर्चियाँ निकालेंगे तो कितनी अलग अलग नंबर आ सकते हैं? 10 नंबर। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? कुल संभव स्थितियाँ कितनी हो गई? जितनी पर्चियाँ हैं नोट कर लीजिए, 10। अब प्रायिकता का क्या सूत्र है? पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं हम। प्रायिकता यानी कि संभावना, संभावना भी बोलते हैं इसको। तो आप बताओ संभावना का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल संभव परिणाम या स्थितियाँ। तो कुल संभव परिणाम या स्थितियाँ कितनी है? 10। अब एक पहले प्रश्न में बात करते हैं, नोट रखिएगा ये अपने पास। संख्या 6 प्राप्त करनी है। कितनी प्राप्त करनी है? 6। देखिए कैसे होगा। 6 क्या संख्या आनी चाहिए? 6। तो 1 से 10 के बीच में 6 कितनी बार है? एक बार है। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई या अनुकूल परिणाम? मात्र एक बार आ सकता है। तो प्रायिकता सूत्र नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट अनुकूल का 1 बटा कुल संभव 10। तो पहला सवाल हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करनी। तो 6 से छोटी संख्याएं कौन कौन हो रही है? 6 से छोटी, 6 को शामिल नहीं करना, 1 2 3 4 5 संख्या हो रही टोटल, है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम बराबर 5। तो प्रायिकता वही अनुकूल बटा कुल। तो 5 बटा कुल तो आपको पता ही है कितना है? 10। 5 की टेबल से कट जाएंगे, 1 बटा 2। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी भी वापस चलते हैं इसमें। 6 से बड़ी कौन कौन है? 6 नहीं है, 7 8 9 10। तो कितनी संख्या है कुल मिला के? 4 है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? तो प्रायिकता निकाल लो, इक्वल टू अनुकूल बटा कुल 4 बटा 10। 2 की टेबल से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटा 5। एक एक लाइन के सवाल है, बस समझ में आना चाहिए। एक अंक की एक संख्या। तो यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें भी एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है। केवल 10 में 2 अंक है, तो 9 संख्याएं एक अंक की हो रही। तो अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? अनुकूल परिणाम 9। प्रायिकता कैसे आएगी? 9 बटा 10। ये 3 सवाल तो ये रहे, और एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये पहला सवाल और बाकी के 3 सवाल। बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, सॉरी 17वें प्रश्न की। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल। फिर आ गया अभाज्य गुणनखंड। कुछ नहीं करना है, सम संख्या हो तब तक अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से डिवाइड करो, मैं यहीं डिवाइड करता जाऊंगा आपको कॉपी में। 400 में 2 का भाग दिया, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, कुछ भी नहीं बचा। 2 0 ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएंगे। तो 200 एज इट इज़ यहाँ दोगे, 100 बार जाएगा। फिर 2 से दोगे, कितनी बार चला जाएगा? 2 पंजे 10, 5 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 से, जब तक सम संख्या रहे 2 से देते रहो। अभाज्य गुणनखंड विधि का एक, उसके बाद में जो विभाज्यता के नियम आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चलना। ये 25 बार। अब आ गई विषम संख्या, तो 2 और 5 7 है, 3 से विभाजित नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड में 4 से भाग नहीं देना है ना। तो अब 5 से 2, तो 5 हम 25 और ये 1 बार। तो हमको तो वर्गमूल निकालना है ना। ये देखो अभाज्य गुणनखंड हुए, तो 400
का वर्गमूल निकालना है हमको। क्या निकालना है? 400 का वर्गमूल। तो ये जितने भी गुणनखंड है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसके ऊपर क्या रहेगा? निशान वर्गमूल का। अब वर्गमूल के बाहर जोड़े बन के बाहर आ जाएंगे, तो 2 बार, ये 2 बार, एक बार, ये भी 2 बार, बाहर एक बार, और ये 5 गुणा कर लीजिए। 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 5, 20। 400 का वर्गमूल क्या आ गया? 20। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18वां प्रश्न, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। देखो इसको ऐसे करना होगा। ये चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180। ये कोण डी है और ये कोण बी, यानी कि आमने सामने के कोण 180 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में समांतर चतुर्भुज होना आवश्यक नहीं है। ये इसका बहुत ही ईजी आंसर हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या कह रहा है? ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर हो। तो पुनः देखना है क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये मैंने सारे मेजरमेंट नोट कर लिए और इसको एक चतुर्भुज में ड्रॉ भी कर दिया, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो देखें यहाँ ए बी और सी डी को इक्वल दे रखा है 8 का, लेकिन ये 4 का दिया है और बी सी दी है 4.4। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। बात करते हैं 19वां प्रश्न। क्या कह रहा है? यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचें तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। माना कुल धन 100 रुपये है, तो कहा है एक कुल का 75% खर्च किया, तो एक्स का 75% व्यय करने पर शेष कितने बचेंगे? 25%। तो एक्स का 25% कितना हो जाएगा बच्चों? 600 रुपये, क्योंकि यहाँ दिया है कि 75% खर्च करने के बाद में जो बचे हैं वो 600 रुपये। तो कितने बचे हैं 75% खर्च करने के बाद? 25%, तो वो हो गए 600 रुपये। तो एक्स इंटू 25/100 बराबर 600 रुपये। तो पक्षांतरण किया, एक्स बराबर 600 इंटू 100/25, 25 से 100 4 बार कैंसिल हो गया, 600 का 4 से गुणा किया, 2400 रुपये। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार रख लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 20वां प्रश्न। यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, माना 2.5 किलोग्राम कागज की शीटों की संख्या x है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, उससे पता लगेगा कि ये सीधा और प्रतिलोम समानुपात का सवाल हो रहा है। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये कौन सा समानुपात है, फिर हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम शीटों की संख्या और इसमें भार या वजन। अब यहाँ पहले था 40 ग्राम और अब की बार है 2.5 किलोग्राम, 2.5 kg। तो पहले शीटों की संख्या कितनी दी है? 12, और अब वजन बढ़ा है तो ये 1। अब देखो आप खुद अंदाज लगाइए कि वजन बढ़ेगा तो शीटों की संख्या बढ़ेगी। तो ये कौन सा समानुपात हुआ? सीधा समानुपात। कौन सा समानुपात है? सीधा समानुपात। और सीधे समानुपात में क्या देख होता है कि दो राशियां हैं, x/y बराबर k नियत रहता है। तो यहाँ पे ये पहले इनका अनुपात, बाद में इनका अनुपात, यानी कि 40/12 इज इक्वल टू 2.5 किलोग्राम है। दोनों को ग्राम में चेंज करते हैं तो 2.5 kg को हम लिखेंगे 2500 ग्राम। तो 2500/x, पक्षांतरण कर लो, है ना। बहुत स्टेप ध्यान से देखना। सीधा समानुपात है और सीधे समानुपात में x/y बराबर k होता है। इसका मतलब यहाँ दोनों x ले लिए, पर x1 y1 अपॉन x2 y2 दोनों बराबर हुए, इसीलिए मैंने ये किया है ना। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो यहाँ से पक्षांतरण किया तो x बराबर 2500 इंटू 12/40, 0 से 0 कैंसल, 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया 250 इंटू 3 इज इक्वल टू 750। क्या चीज़ें हैं? शीटें। किसवां प्रश्न,
x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2 को हल कीजिए। तो हल करने के लिए देखिए आप, मैं लिखता हूँ x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। पक्षांतरण करते हैं, सारे x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस 8x बटा 3 तो यहाँ पहले से ही है, उधर से ही आया, प्लस का हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस का था। 17 बटा 6 माइनस 7। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का 6, तो ये बनेगा 6 इंटू एक्स, 6x, इधर 3 का 6 में भाग लगाते हैं, पहले हर का भाग लगाते हैं। यहाँ 1 था इसलिए भाग 6 ही आया भागफल। तो ये 2 बचा, 3 दूनी 6, 2 का इससे गुणा हुआ 6x माइनस 16x, और ये बना 3, 2 तिया 6 और प्लस 5, इसका फिर 5 से गुणा होगा, 3 इंटू 5 15x, इधर गुणा किया तो 17 माइनस 7 इंटू 6 बटा 6। देखो दोनों पक्षों में 6 हैं, कैंसिल हो जाएगा। इधर जोड़ो आप, 15 और 6 21, 21 तो प्लस के x हो गए, माइनस के 16x, और इधर क्या बना 17 माइनस 42। तो 21 में से 16 गए, कितने बचे, 5x बराबर माइनस 25। तो x बराबर कितना आएगा, माइनस 25 बटा 5 इज इक्वल टू माइनस का 5। ये आंसर हुआ इसका। अब हमें जांच करनी है उत्तर की। तो वापस दिए गए समीकरण में x बराबर जो -5 आया है, दिए गए समीकरण में x बराबर -5 रख के देखते हैं। तो ये समीकरण है हमारा, इसमें रखो -5 प्लस 7, LHS में रख रहा हूँ पहले, -8 इंटू -5 बटा 3। तो -5 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 40 बटा 3। पहले इसको आगे वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 2 बचा, 40 बटा 3, तो ये बनेगा 6, 3 दूनी 6 प्लस 40 बटा 3 इज इक्वल टू 46 बटा 3। क्या RHS में रखने पे यही आ रहा है। ऐसे करते हैं हम जांच उत्तर की। 17 बटा 6 माइनस 5 इंटू -5 बटा 2, LCM वही 6, 17 माइनस 3 भाई 2 तिया 6, फिर 3 का इससे गुणा होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। तो ये कितना बन जाएगा 25, तो ये बन गया 17 प्लस 75 बटा 6 इज इक्वल टू 92/6, जिसको सोल्व करेंगे तो 46/3। देखो दोनों तरफ सेम आ गया, इसका मतलब हमारा हल बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा करना होता है। ऐसा प्रश्न डेफिनेटली छपने वाला है। 22वां प्रश्न, पाई चार्ट का सवाल है ये, लेकिन देखो इसमें हमें पाई चार्ट कई बार दिया हुआ आ जाता है, बनाना नहीं पड़ता है। एक शहर में एक माह में विभिन्न कारणों से हुई 200 दुर्घटनाओं का आलेख निम्नानुसार है। तो आप टोटल 360 डिग्री को ये परसेंटेज में दे रखा है, 20%, 6%, 26 और 4 30, आप जोड़ के देख सकते हो। 70% एक है, 20% एक है, 6% और 4%, सबको जोड़ को 100% हो गया। ठीक है ना। अब देखिए कैसे हल करेंगे। एक शहर में एक माह में कुल दुर्घटनाएं कितनी हुई है, 200। कुल दुर्घटना यानी कि ये 200 का प्रतिशत है ना, 200 का जो भी दिया हुआ परसेंटेज है। सवाल क्या दिया हुआ है, खराब सड़क व पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से। तो पहले सवाल को पढ़ो, खराब सड़क के कारण दुर्घटना कितनी हुई, 6%, और पीड़ित की गलती, सवाल में दिया हुआ अगला, पीड़ित की गलती के कारण दुर्घटना 4%। तो संयुक्त रूप से कितनी हो गई, 10%। तो इनकी संख्या निकालनी है, ऐसे ही लिखेंगे अपन, खराब सड़क व पीड़ित की गलती से दुर्घटना है ना, इज इक्वल टू किसका, 200 का 10%, कुल का 10% इज इक्वल टू 200 इंटू 10 बटा 100, कैंसिल हो गया 20। ये आंसर है आपका। कितना छोटा है, ठीक है, लिख लीजिए आप। अधिकतम दुर्घटनाएं किस कारण से हुई, तो पाई चार्ट खुद ही बता रहा है। देखो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसके कारण हुआ, चालक की गलती के कारण। तो सेकंड वाले का आंसर तो मैं यही लिख के बता देता हूँ, अधिकतम दुर्घटनाएं वाहन चालक की गलती से हुई। अगर पूछ भी लेता कितनी, तो हम निकाल सकते थे, बराबर 200 का 70% इज इक्वल टू 200 इंटू 70 बटा 100, कैंसिल हो जाता है ये इससे, 70 इंटू 2 करते 140। संजीव डेस्कर का ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों, परीक्षा में कर लो आप।
अब है हमारे 8 नंबर के प्रश्न 23 से 25 तक निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में, जिसमें अथवा भी ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला है गुणनखंड कीजिए। तो x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y गुणनखंड करना है। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या x प्लस y, इसमें 8 कॉमन आ रहा है, इधर बचा x प्लस y। अब इधर भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बाहर से कॉमन आ गया, तो पहले में x बचा और दूसरे में x प्लस 8। ये हो गया आपका 2 नंबर के आंसर पक्का। अगला क्या सवाल है, 10xy माइनस 6y प्लस 5x माइनस 3। देखो अलग टाइप का सवाल है ना। इसमें y है, इसमें भी y है, इसमें 10x है, इसमें 6 है, तो इसको 2 के हिसाब से बांटते हैं अपन। देखो 2 इंटू 5xy माइनस 3 इंटू 2y प्लस इधर 5x माइनस 3। अब देखो 2 इसमें है, y इसमें है, 2 इसमें है, y इसमें है, तो 2y ही कॉमन आ रहा है। इधर बचा 5x माइनस 3 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एक हमेशा रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 5x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे अपन, 5x माइनस 3 और ये 2y प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। सरल सवाल आने की गुंजाइश, आप बताइए। इसमें x कॉमन आ रहा है ना, a प्लस बी एक्स माइनस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का y, तो क्या बचा a प्लस बी। तो पहले वाले में भी a प्लस बी है, दूसरे वाले में भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया, बचा क्या x माइनस वाई। दैट इज़ द आंसर। बस गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में इनको बांटना। चौथा प्रश्न, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जमे वैसे में कर लेते हैं। 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 15 कॉमन आ गया, pq प्लस 1 बचा। चौथा वाला 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो हम क्या करते हैं, एक बीजी व्यंजक वाला इसके साथ ले लेते हैं, 15 और 25 वाले को साथ रख लेते हैं। 15pq प्लस 25p प्लस 15 प्लस 9q, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसको देखो 5 इंटू 3 है, ये है ना, 3 इंटू 5 p इंटू q, और ये है 5 इंटू 5p। इधर ये 5 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 3 q है। लेट्स ट्राई। देखो 5p कॉमन आ रहा है, तो पहले दो पदों में 5p कॉमन आया, तो 3q प्लस 5 बचा। दूसरे में आप देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बना 5 प्लस 3q, ये दोनों में सेम है। देखो 3q प्लस 5 इंटू 5p प्लस 3। चौथा सवाल भी कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसके अथवा वाले की, जिसमें विभाजन दिया है। ये मॉडल पेपर से अलग कुछ क्वेश्चन है जो कुछ सीखने को मिलेगा हमें। 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5, डिवाइड का चिन्ह है तो ये अपॉन में चला जाएगा। 10x माइनस, या इसको भले अपन ने इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5, वही बात हुई। अब यहाँ पे दोनों के साथ बंटन हो जाएगा इसका, 10x अपॉन 5 माइनस 25/5, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2x माइनस 5। वेरी इजी आंसर। चले नेक्स्ट पर, 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 2x माइनस 5। तो देखो डिवाइड का साइन है, तो ये वही अपॉन में ले लेते हैं इसको, 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5। अब अपन ऊपर वाले में देख रहे हैं कि इसको लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 2x, और इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 अपॉन 2x माइनस 5। ठीक है, अब 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बना 2x माइनस 5। देखो ना ये 5 दोनों में, ठीक, 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल आउट, ये तो हल हो गया। 5 इसका गुणनखंड है, विभाजन करना था। तीसरा सवाल, 10y 6y प्लस 21 डिवाइड बाई 5 इंटू 2y प्लस 1। ऐसे भाग देख के घबराना नहीं है, हमेशा इसको तोड़ देना छोटे टुकड़ों में। यहाँ आप देखो दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं ना, पहले तो इसको लिखो 5 इंटू 2y, है ना, और इसको लिखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसको अंदर ही गुणा कर लेते हैं, 3 इंटू 2y प्लस 3 इंटू 7 बटा में देखो ये भाग का निशान है, इसको नीचे ले लेता हूँ, 2y प्लस 7। सबसे पहले 5 से 5 कट गया, अब 2y, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इंटू 3, और इधर क्या बचा 2y प्लस 7। देखो ना 3 कॉमन आ गया, तो 2y प्लस 7 अपॉन 2y प्लस 7 कैंसल आउट। 2y इंटू 3 इज इक्वल टू 6y, दैट इज़ द राइट आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं।
9x² y² विभाजन की जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसका भी एक सवाल आएगा ही आएगा। 27xy z माइनस 8, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 9x² y² 3z माइनस 24 भाग का चिन्ह हटेगा तो अपॉन में जाएगा 27xy z माइनस 8। देखो 9 तिया 27, x की एक पावर कम हो जाएगी, ये कट जाएगी, तो वहाँ क्या बच जाएगा, x ऊपर बचा, y भी ऊपर बचा, नीचे बचा 3। इधर मैं कॉमन लूँगा, 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो क्यों 3 और ये है 8 तिया 24, तो ये बच जाएगा 8। देखो 3z माइनस 3 × 8 24, ऐसा, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको मैंने ये किया 3 × z माइनस 8 × 3, तो 3 कॉमन आया अपॉन z माइनस 8 कैंसल, ये भी कैंसल, तो उत्तर क्या आया xy। इस तरह से हमने 23वें प्रश्न किए, अथवा के और सब मिला के कुल 6 प्रश्न किए। अब ज्यामिति संबंधी प्रश्न आ गए हैं। 24वें का पहला क्या कह रहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे पीछे 1 सेंटीमीटर हो तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। घन की भुजा ए कितनी दी हुई है, घन की भुजा ए बराबर 1 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा का वर्ग, तो 6 इंटू 1 का वर्ग इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सवाल, ये 4 में नहीं तो 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात करो। मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसी एक आकृति दी हुई है, कैसी लग रही है कमेंट कर बताइए। ABCD मैं बताता हूँ, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो सामने वाली भी 9 ही होगी क्योंकि ये आयत दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है, आयत, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप निकालने के लिए जो भी RKSMB के प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत तो यही बताया जाता है कि सारी भुजाओं को जोड़ लो, तो 9 + 7 + 9 + 7 इक्वल टू 16 + 16 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और अगर आयत के परिमाप को सूत्र से ज्ञात करना होता तो क्या सूत्र है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू 9 + 7 वही 2 इंटू 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। बात करते हैं 24वें के अथवा वाले प्रश्न की, जिसमें क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है, तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हमें सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। देखो इस सवाल को मैंने सॉल्व करके रख लिया आपके लिए, जिसमें ये L है, ये B है और ये H है, यही क्रम होता है इनका। तो L 80 सेंटीमीटर, B 48 सेंटीमीटर और H 24 सेंटीमीटर। इस सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, सूटकेस चूंकि एक घनाभ हो रहा है तो 2 इंटू LB + BH + HL। मान लिख देंगे जो भी दिए हुए, 80 48, B का 48, H का 24 दोनों जगह लिख दिया और वापस L का 80 इंटू 48 किया 38,3840, 48 इंटू 24 1152, 24 इंटू 80 1920 रुपये। इन तीनों को जोड़ दिया तो मुझे प्राप्त हुआ 6,912, और बाहर वाले 2 का गुणा सबसे बाद में करना है। देखो ये बोर्ड मास, ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ गया एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,824। इसके बाद में तिरपाल की चौड़ाई दी और मीटर पे कपड़े की आवश्यकता, तिरपाल कितने मीटर चाहिएगा, तो पहले मैं एक तिरपाल का भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो कितना एक क्षेत्रफल को ढकने के लिए दूसरा क्षेत्रफल चाहिएगा। तो यहाँ पे तिरपाल की चौड़ाई पता है 96 सेंटीमीटर, और 1 मीटर तिरपाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर जो तिरपाल होता है वो 100 सेंटीमीटर था, तो 100 इंटू 96 का सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया। अब कितने सूटकेस चाहिए, 100, तो 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,824 एक का है, 100 से गुणा कर दिया, मात्रक लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना तिरपाल चाहिए, तिरपाल की लंबाई कितनी चाहिएगी, तो 100 सूटकेस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तिरपाल के क्षेत्रफल का क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो देखो यहाँ 100 इंटू 96 और ये 100 इंटू 13,824 कट गया, और इसका इसमें डिवाइड किया तो 144 मीटर आपको आंसर प्राप्त हुआ। एक बार मैं इसको घुमा के देख लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और नोट कर सके पूरा सवाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भी मैंने सॉल्व करके रख लिया।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन सूत्र क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, दोनों को बराबर रखा। ऐसा सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 600, पक्षांतरण करेंगे तो 6 जो है वो अपॉन में चला जाएगा, 600 में 6 का भाग लगाएंगे तो 100 ही तो बचेगा, तो 100। अब 100 का वर्गमूल √100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। 25वां प्रश्न, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, जिसमें एक टेबल दी हुई जिसमें वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 दिया हुआ है और दिन 8, 10, 5, 12, तो क्रम से वर्ष दे रखे हैं। तो हम भी यहाँ पे एक अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, मान लो अगर एक वर्ष भी नोट करते हैं तो कैसा बनता है, और मुझे वैसे इसको 2 सेंटीमीटर बराबर एक वर्ष कर लेना चाहिए, ताकि क्या है ग्राफ खुला खुला बनेगा। तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं। यहाँ है वर्ष, अंतराल बराबर बता रहे रेखिक आलेख। अगर दंड आलेख बनाना होता तो हम इसे बस पैमाना नहीं लेते एक अक्ष पर, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ऐसे हम नोट कर सकते हैं। और यहाँ लिख दिया हमने 2 सेंटीमीटर बराबर एक वर्ष, या 1 सेंटीमीटर बराबर 6 माह, एक ही बात है। और दूसरी तरफ क्या दी हुई है, दिनों की संख्या 8, 10, 5, 12, तो 12 तक है। तो मैं इधर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक दिन ले लूँ, तो हमारे ऐसे इस पर नोट करना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें दिन की संख्या या दिनों की संख्या, और देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पहले अपन देख लेते हैं आराम से। क्या कह रहा है, वर्ष 2003 में दिनों की संख्या कितनी है 8, तो ये 2003 और इसमें दिनों की संख्या 8 है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया इसको और गोला बना दिया। उसके बाद में वर्ष 2004 में 10 दे रखा है, तो 2004 में ये 2004 की लाइन और इधर से 10, ठीक है। और 2005 में 5 दिया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ आपको 2005 में ये 5 पे मिला देता हूँ, और 2006 में 12, इस तरह से हमने इसको प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम स्केल की सहायता से इसको आराम से मिला लेते हैं। हमने ये खींचा, क्या ये ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ है ना, जिसमें मैंने ये पैमाना नोट किया। और इसमें क्या पूछा है, वर्ष, क्या वर्ष व हिमपात के दिनों की संख्या समानुपात में है। तो ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ष बढ़ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हिमपात के दिन कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। तो आप कॉपी में नोट करेंगे कि नहीं, हिमपात के दिनों की संख्या व वर्ष समानुपात में नहीं है। अगले में क्या दे रखा है, वर्ष 2005 के बारे में ग्राफ से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं ये 2005, तो हम काफ़ी सारी बातें कि एक तो ग्राफ ये बता रहा है कि वर्ष 2005 में जो 5 दिन हिमपात हुआ, और ये पिछले साल की तुलना में जो 10 हुआ था उससे आधा है, और इसके अगले साल वापस हिमपात बढ़ गया, यानी कि इसके पिछले और अगले दोनों सालों में हिमपात ज़्यादा हुआ, जबकि वर्ष 2005 में हिमपात कम हुआ। ग्राफ में एकदम ढलान है, तो लिख सकते हैं कि हिमपात में 2005 में हिमपात में तीव्र कमी पाई गई। सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वापस एक तालिका दी हुई है जिसमें ये अटैच्ड है। निम्नलिखित तालिका का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए, है ना। सबसे पहले दिए गए मापों के आधार पर एक अक्ष पर अच्छा खुला ग्राफ बनाने के लिए हम 2 सेंटीमीटर बराबर एक वर्ष, या इसको लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर आधा वर्ष, ये हमारा पैमाना हुआ, ठीक है। और वाई अक्ष पर ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो हम इसको जिगजैग पैटर्न पे हल करेंगे। सबसे कम है 11 और हाईएस्ट है 13, तो हम इसे पॉइंट वाइज बना लेते हैं। 13, 13.5 तक लेना है ना, तो इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 हज़ार पुरुष व स्त्रियों की संख्या ले लेंगे।
और ग्राफ को 11 से शुरू करेंगे। इसे सतत बताने के लिए एक डिज़ाइन होती है, यहाँ पे ऐसा बनाया जा सकता है। यहाँ वही नोट करेंगे 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इस पर 11 आ गया। फिर यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारा 11 हो गया, फिर ये 11.5, 11 ये 12 हो जाएगा, 12.0, उसके बाद में 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। क्या है ये? स्त्रियों व पुरुषों की संख्या काय में है, ये 1000 में, और ये है वर्ष। अब 2003 में पहले पुरुषों का बना लेता हूँ। देखो इसमें हमें बताना पड़ेगा, इसे मेंशन कर सकते हैं। एक ग्राफ डैश डैश वाला पुरुष का हो जाएगा लाइन, और कंटिन्यूस जो है वो स्त्रियों का बता देंगे। तो पहले में हमारे पास डबल कलर पेन है, तो हम उससे भी इसको बता सकेंगे। ध्यान से देख लीजिए इसको। जैसे डिमांड है 2003 में पुरुषों का कितना है? 12। तो 12 कहाँ आ रहा है? ये एक्यूरेट 12। मैं लाल कलर से पुरुषों का बना देता हूँ 12। 2004 में पुरुष 12.5। देखो इधर से 2004 और इधर से 12.5 को मैंने मिला दिया। 2005 में 13, ये 2005, और इधर से ये 13। 2006 में 13.2। थोड़ा सा ध्यान देना, ये 13 है और ये 13.5 है, 10 खाने बीच में, तो 2 खाने पे 1 पॉइंट बढ़ेगा। तो 13.4 कहाँ जाके बढ़ेगा? यहाँ 13.4, 4 खानों पे। और 2007 में 13.2 ये हो जाएगा 4 खानों पे, और ये 2007 में 13.5। तो कैन वी प्लॉट दिस? हम इसे मिला लेते हैं स्केल की सहायता से, ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो कौन सा किसका है। ये कैसा ग्राफ है? देखो आप देख रहे हैं ये कोई सरल रेखा नहीं बन रही है ना। और अब अगले वाले की बात करते हैं, स्त्रियों की। तो पहले वर्ष 2003 में कितनी दी हुई है संख्या? 2003 में 11.3। तो 11.3 कहाँ हो जाएगा? 6 खानों पे, क्योंकि 10 खानों पे 5 बढ़ रहे हैं। 11.9 कहाँ चला जाएगा? 12 से 1 नीचे 2004 में। फिर ये हो जाएगा 2005 में, ये वापस यहीं मिल गया 13 पर। 13.6 आ जाएगा 2006 में, और 2007 में ये हो जाएगा पुनः घट के 12.8। तो 12 और 12.5 और 13 के बीच में 3 खानों के लिए 6 डिब्बे बनाने पड़ेंगे, 6 खाने ये। फिर अब हम इस ग्राफ को स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों ग्राफ नोट कर लिए हैं, एक पुरुष वाला और एक स्त्री वाला, और इनको हमने इस ग्राफ में प्लॉट भी कर दिया है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, किस वर्ष में स्त्री व पुरुष की संख्या में अंतर न्यूनतम है? तो सबसे कम अंतर, क्या बिल्कुल अंतर ही नहीं है, वो 2005 है। और सबसे कम अंतर देखना हो तो हमें यहाँ इनको घटाकर चेक करना होगा। और क्या स्त्रियों की संख्या में 2003 से 7 तक लगातार वृद्धि हो रही है? नहीं। तो आप देखो 2003 से 6 तक तो वृद्धि हुई है, लेकिन 7 में ये वापस कमी हो गई है। और ये ग्राफ के आंसर हमने, ये जो प्रश्न थे इनके आंसर हमने इस ग्राफ से, देखो पुनः बता देता हूँ मैं। किस वर्ष में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या में अंतर न्यूनतम है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2005 में दोनों की संख्या में अंतर बिल्कुल कम है, 0 अंतर है, दोनों बराबर ही हैं, है ना। और किस वर्ष, क्या स्त्रियों की संख्या में वर्ष 2003 से 7 तक लगातार वृद्धि हो रही है? तो देखो 2003 से 6 तक तो वृद्धि हुई है, लेकिन 7 में कमी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, वर्ष 2007 में 6 की तुलना में संख्या कम हो गई है। इस तरह से हमने संजीव डेस्क वर्क का ये आज का मॉडल पेपर नंबर 4 हल कर लिया है, और इसको भी आप अगर देख लेंगे तो आपकी परीक्षा की सफलता को मैं सुनिश्चित करता हूं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और भी अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बार पुनः अविका एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आगे ही और भी वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो
बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।